ये मेरा कॉलेज के दिनों से परिचित है, छोटे भाई जैसा। जब इसका तबादला नहीं रुक रहा तो बाकियों का कैसे रोक दूं? किसी की किसी से कही इस बात को यहीं रोक दीजिए और चलिए मेरे साथ साल 2007 में। नक्शे पर पेंसिल रोकिए असम राज्य पर। 2007 के इस असम में कांग्रेस की सरकार है, तरुण गोगोई मुख्यमंत्री हैं और स्वास्थ्य मंत्रालय का एक फरमान आया है। फरमान की जिसमें पढ़ाई करके निकल रहे सभी डॉक्टरों के लिए 1 से 2 साल किसी रिमोट एरिया में जाकर ड्यूटी करना अनिवार्य है। अगला दृश्य एक बंद कमरे का है। तमाम सरकारी अधिकारियों की मातहतों की एक बैठकी, अनौपचारिक, तभी तो बैठकी कह रहा हूं वरना मीटिंग कहता। अंग्रेजी दांत शब्द औपचारिक जान पड़ते हैं। खैर, बैठकी में कुछ डॉक्टरों का तबादला रुकवाने के तमाम आग्रहों के बीच असम के तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री एक शख्स की ओर इशारा करते हैं। ये शख्स स्वास्थ्य मंत्री के कॉलेज के दिनों के साथी हैं, जो बाद में डॉक्टर बने और अब उनको भी 2 साल धुबरी जिले के एक गांव में अनिवार्य ड्यूटी करनी है। इशारा करते हुए स्वास्थ्य मंत्री वही बात कहते हैं जिस पर हम आपको रोक कर आए कि ये मेरे कॉलेज के दिनों के परिचित हैं, छोटे भाई जैसे। इनका तबादला नहीं रुका तो आपका कैसे रोक दूं? नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। आप लल्लन टॉप के पॉलिटिकल किस्से देख रहे हैं और किस्सों में आज बात उस शख्स की जिसका लल्लन टॉप की चुनावी यात्रा के दौरान किया वीडियो खूब वायरल हुआ। कभी ब्यूटी पार्लर वाली बात को लेकर, कभी कहां है कोरोना वाली बात को लेकर। लेकिन बातें खूब हैं इस नेता के बारे में और उन्हीं सब बातों को, उन्हीं सब किस्सों को कुछ जाने और कुछ नए लेकर हम आप तक आए हैं। आज पॉलिटिकल किस्सों में बात होगी असम के नए मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा की। आपने बंद कमरे की मीटिंग सुनी, स्वास्थ्य मंत्री की दलील सुनी। तब स्वास्थ्य मंत्री यही हिमंत बिस्व शर्मा थे। उन्होंने 10 मई 2021 को असम के 15वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। ये काफी हद तक प्रत्याशित भी था, लेकिन आप इसे अंडरप्ले नहीं कर सकते क्योंकि हिमंत का शपथ लेना नेशनल पॉलिटिक्स में नॉर्थ ईस्ट की भूमिका के लिहाज से अहम होने वाला है। कहने वाले कहते हैं हिमंत की पॉलिटिक्स का यही अंदाज है, गिव इट ऑन योर फेस वाला एटीट्यूड। इससे लोगों में भरोसा भी जगता है कि ये डिलीवर करेगा। कहने वाले कहते हैं हिमंत राजनीति की उसी पाठशाला से हैं जो सिखाती है कि डाल का चूका बंदर और बात का चूका आदमी कभी मकाम तक नहीं पहुंचता। कहने वाले कहते हैं कि हिमंत बिस्व शर्मा की राजनीति का ये पहला पड़ाव भर है, पिक्चर अभी बाकी है। और कहने वाले ये भी कहते हैं कि अगर भाजपा बंगाल में ना हारती तो मुमकिन है कि असम की कुर्सी के लिए हिमंत को कुछ और इंतजार करना पड़ता। सब कहन कथन है, बातें हम भी कर रहे हैं हिमंत बिस्व शर्मा के बारे में। सबसे पहली बात कि कैसे एक 10 साल का लड़का असम का विस्मय बालक बनता है। इंडिया टुडे मैगजीन के डेप्टी एडिटर कौशिक डेका बताते हैं कि हिमंत 9-10 बरस के रहे होंगे जब उनका परिचय प्रफुल्ल कुमार महंत और भृगु फूकन से हुआ। बात 1979-80 के करीब की है। तब ये दोनों नेता असम की राजनीति में अपनी पहचान कायम कर रहे थे। कैसे कर रहे थे? वहाँ पर घुसपैठियों को लेकर, अवैध प्रवासियों को लेकर जो आंदोलन चल रहा था उसकी अगुवाई कर रहे थे। इनके साथ गली मोहल्लों की चौपाल से लेकर मंच तक की व्यवस्था में कई लोग लगे थे और इसमें एक 10 साल का लड़का भी लगा था। इतने छोटे बालक को जब इतना आगे लोग देखते तो अचरज खाते, फॉर ऑब्वियस रीजन। डेका बताते हैं कि उन दिनों हिमंत को असम में राजनीति का विस्मय बालक कहा जाता था, वंडर बॉय, जो महज 10 साल की उम्र में 2 दिग्गज नेताओं के काफिले में शामिल हो चुका था। अब यहां पर कहानी को रोकते हैं और चलते हैं 120 बरस पीछे। 1901 में ब्रिटिश प्रांत असम, इसके मुख्य आयुक्त हुए सर हेनरी स्टेडमैन कॉटन। उन्होंने गुवाहाटी में एक कॉलेज खुलवाया। उन्हीं के नाम पर नाम मिला कॉटन कॉलेज। फिलहाल ये यूनिवर्सिटी है। कॉटन कॉलेज का आदर्श वाक्य क्या था? अप्रमत्तेन वेदव्यम। ये कठोपनिषद की सूक्ति है और इसका अर्थ एकाग्रचित्त होकर अपने लक्ष्य को संधान करो। अब इसे प्राकृतिक इत्तेफाक कहें या किसी के सफल होने के बाद उसके साथ जोड़ा जाने वाला मानव निर्मित इत्तेफाक, लेकिन इस एक लाइन से आप हिमंत का पॉलिटिकल करियर परिभाषित कर सकते हैं क्योंकि उनका हर एक कदम असम के मुख्यमंत्री बनने के लक्ष्य के तहत ही उठाया गया था। कॉलेज के दिनों से हिमंत का ये इकलौता लक्ष्य था। जब वो 22 साल के थे तो उनकी दोस्त हुआ करती थी रिनकी। हिमंत रिनकी को पसंद करते थे। तब हिमंत के पास बताने के लिए छात्र राजनीति में सक्रियता के अलावा और कुछ नहीं था। रिनकी ने उनसे पूछा भी, अगर मेरी माँ पूछेंगी लड़का करता क्या है तो मैं क्या जवाब दूंगी? रिनकी का दावा है कि हिमंत ने कहा था, अपनी माँ से कहना कि लड़का एक दिन असम का मुख्यमंत्री बनेगा।
आगे चलकर हेमंत और रिंकी की शादी हुई और कॉलेज टाइम का ये दिलचस्प किस्सा रिंकी ने खुद सुनाया उस दिन जिस दिन हेमंत असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे। हम बात कर रहे थे छात्र जीवन की। हेमंत ने 1985 में कॉटन कॉलेज में, जिसका इतिहास हमने बांचा, दाखिला लिया। राजनीति में पहले से सक्रिय थे, अब असम स्टूडेंट यूनियन यानी कि आसू का भी हिस्सा बन गए। बकौल कौशिक डेका कॉलेज के दिनों में हेमंत की छवि लोगों को साथ लेकर चलने वाले की बनी। वो अपने स्तर पर साथियों की निजी से निजी मदद भी करते थे और इन संबंधों को बरकरार रखते थे। यही वजह है कि आज भी उनके कॉलेज के तमाम परिचित किसी न किसी नेटवर्क के तहत उनसे जुड़े हैं और उनकी लॉयल्टी है हेमंत के साथ। कॉटन कॉलेज ने हेमंत की राजनीति को आगे बढ़ाया। यूं भी इस कॉलेज का एक काफी समृद्ध पॉलिटिकल इतिहास है। आज की तारीख में असम के 15 में से 7 मुख्यमंत्री कॉटन कॉलेज से ही आए हैं और हेमंत इस फेहरिस्त की लेटेस्ट एंट्री है। 1992 में वो कॉटन कॉलेज से पास आउट हुए और 1994 में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। हालांकि हितेश्वर सैकिया, जो उन दिनों कांग्रेस के नेता और असम के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनके यहाँ हेमंत की बैठकी पहले से ही चल रही थी। और पढ़ाई लिखाई की बात को अगर आगे बढ़ाऊं तो 1990 में ग्रेजुएशन और 1992 में पॉलिटिकल साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद हेमंत बाहर की राजनीति में सक्रिय हुए और जब कॉटन कॉलेज में थे तो इसके जनरल सेक्रेटरी भी रहे और फिर लॉ कॉलेज से लॉ किया, LLB किया और इसके बाद गुवाहाटी कॉलेज से PhD भी। हितेश्वर सैकिया के यहाँ जो उनकी सक्रियता थी उसका फल मिला 1996 में। हेमंता को कांग्रेस का टिकट मिला गुवाहाटी से लगने वाली, जहां पर गुवाहाटी यूनिवर्सिटी है, उस इलाके की जालुकबाड़ी सीट से। और उनके सामने कौन थे? असम गण परिषद के कद्दावर नेता भृगु फूकन। वही भृगु फूकन जिनके साथ हेमंता 10 वर्ष की उम्र में घूमा करते थे, जिन्होंने हेमंता को स्टूडेंट पॉलिटिक्स के दिनों में सियासी बारीकियां सिखाई। हेमंत ने पहला चुनाव उन्हीं गुरु के सामने लड़ा। जायंट किलिंग की जिम्मेदारी थी, लेकिन हेमंत असफल रहे, फूकन के हाथों हार गए। राज्य में असम गण परिषद की दूसरी बार सरकार बनी, लेकिन इस हार के बाद मिली एक सलाह से हेमंत का जीवन बदल गया। और जानते हैं ये राजनीतिक सलाह किसने दी थी? राजनीति के कद्दावर खिलाड़ी, माहिर खिलाड़ी और उस वक्त के प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव ने। उन्होंने हेमंत को एक मुलाकात में कहा कि कैंडिडेट हार भले जाए, लेकिन उसे अपनी सीट छोड़कर नहीं जाना चाहिए। यह सलाह हेमंत के लिए काम कर गई। उन्होंने जालुकबाड़ी नहीं छोड़ा। अगले 5 साल तक गली गली घर घर गए, लोगों से मिले, अपने स्तर पर मदद की। जनसंपर्क का वही कॉटन कॉलेज वाला मॉडल रखा, लोगों से जुड़े। 2001 में फिर से विधानसभा के चुनाव हुए, फिर से भृगु फूकन, फिर से हेमंता और फिर से वही मैदान जालुकबाड़ी। लेकिन इस बार नतीजा उलट था। बस एक फर्क था मामूली सा इस बार की जंग में। भृगु फूकन इस बार NCP के टिकट पर मैदान में थे और इस बार, जैसा मैंने आपसे कहा, हेमंत ने 4 बांस 24 गज साध लिए थे। जालुकबाड़ी की सीट वो जीत गए, भृगु फूकन हार गए। एक 2001 का वो साल और एक 2021 का ये साल। हेमंता 5वीं बार लगातार जालुकबाड़ी सीट से विधायक बने हैं और अब तो आलम यह है कि उनके लिए कहा जाता है कि वहां ना भी जाएं तो भी जीत जाएंगे। हालांकि जालुकबाड़ी में वो प्रचार करने के लिए जाते हैं और कहते हैं कि प्रचार करने नहीं आया हूं, अपने दोस्तों, अपने समर्थकों, अपनी एक्सटेंडेड फैमिली से मिलने आया हूं। और मिलन का नतीजा क्या रहा? इस बार के चुनाव में हेमंत 1,01,444 वोट से चुनाव जीत गए। हेमंत विधायक बन गए 2001 में, लेकिन आगे का करियर कैसा रहा? 2004 में तरुण गोगोई की सरकार में पहली बार उन्हें मंत्री पद मिला। 2006 में कांग्रेस राज्य की सत्ता में वापस आई तो उन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय जैसा अहम महकमा मिला। 2011 में तीसरी दफा सरकार आई तो शिक्षा मंत्री बने, लेकिन इसी तीसरी दफा से उनके समीकरण भी बिगड़ने लगे अपने गुरु तरुण गोगोई से। तरुण गोगोई असम की राजनीति का बहुत बड़ा नाम, 15 बरस लगातार मुख्यमंत्री रहे। तरुण गोगोई के राजनीतिक जीवन का ये उत्तरार्ध था। 42 साल के युवा राजनेता हेमंत अब तक खुद को उनके वारिस के तौर पर प्रोजेक्ट करना शुरू कर चुके थे। कहा जाता है कि 2011 का चुनाव हेमंत बिश्व शर्मा के प्रबंधन में ही लड़ा गया। हेमंत ने अब तक राज्य के अलग अलग जिलों में अपनी भी एक टीम बनाने में वो सफल हो गए थे और मीडिया सर्कल्स में भी उनके पॉलिटिकल मैनेजमेंट की चर्चा होने लगी थी। पर एक चर्चा और थी जिससे हेमंत के कान खड़े हो गए। चर्चा ये कि मुख्यमंत्री तरुण गोगोई अपने बेटे गौरव को पॉलिटिक्स में लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं। गौरव गोगोई इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर दिल्ली में नौकरी कर रहे थे,
लेकिन फिर पिता का निर्देश मिला तो कहते हैं कि उन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री ली और असम में आकर सक्रिय हो गए। 2012-13 से उन्हें असम में पार्टी के कार्यक्रमों में देखा जाने लगा। हिमंता खुद को साइडलाइन महसूस करने लगे। वो दिल्ली के दरबार में दस्तक देने लगे, विधायकों की लामबंदी करने लगे, कहने लगे तरुण गोगोई का प्रशासन से जो उनकी मजबूत पकड़ थी वो कमज़ोर हो रही है। लेकिन कांग्रेस उनकी बात नहीं सुन रही थी। ऐसे में कहते हैं कि हेमंत ने भाजपा नेतृत्व से संपर्क साधना शुरू कर दिया। जब 2014 में कांग्रेस ने असम की कैंडिडेट्स की लिस्ट निकाली तो हेमंत का ये संपर्क विपक्षी पार्टी के साथ और मजबूत हो गया। क्या था ऐसा इस लिस्ट में? 2014 के लोकसभा चुनाव में तरुण गोगोई के बेटे गौरव गोगोई को असम की कालियाबोट सीट से टिकट दिया गया था। वो चुनाव जीत भी गए और हेमंत समझ गए कि अब जीत के नए अध्याय इस पार्टी में रचना मुश्किल है। एक किरदार की जानिब आपको हेमंत के कुछ और चीज़ें बताते हैं। इस किरदार का नाम है रजत सेठी। रजत असम चुनाव में 2016 में भारतीय जनता पार्टी के पॉलिटिकल कैंपेन को रचने वाले लोगों में से अहम थे। उन्होंने लास्ट बैटल ऑफ सरायघाट नाम की किताब भी लिखी है शुभ रास्ता के साथ मिलकर, जिसमें नॉर्थ ईस्ट में भाजपा के उदय की कहानी बताई है। रजत कहते हैं कि हेमंत बातों को ऑन द स्पॉट कहने वाले नेताओं में से एक रहे। कांग्रेस में 2011-12 से ही उन्होंने शीर्ष नेतृत्व से अपनी नाखुशी जाहिर करनी शुरू कर दी थी, पर बात आई गई में रह गई। 2014 से ही हेमंत भाजपा के संपर्क में थे। लोकसभा चुनाव के दौरान भी वो संपर्क में रहे और इसके बाद उन्होंने आखिरी विकल्प के तौर पर दिल्ली जाकर राहुल गांधी से बात की। लेकिन फिर जो हुआ वो तो आपको पता ही है। अब राहुल गांधी से हुई किस बात का जिक्र कर रहे हैं रजत सेठी? इस बात के लिए एक बरस आगे बढ़ते हैं। 2015 जब हेमंत कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए और कांग्रेस छोड़ने के बाद उन्होंने बताया कि राहुल गांधी के साथ उस मुलाकात में क्या हुआ था। हेमंता क्या बताते हैं? वो कहते हैं कि मैं, सीपी जोशी, तरुण गोगोई और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, हम सब लोग वहां मौजूद थे। बात करते हुए सीपी जोशी जो कांग्रेस के असम के प्रभारी महासचिव थे और इस वक्त राजस्थान की विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उनके और तरुण गोगोई के बीच थोड़ा झगड़ा जैसा हो गया। तभी वो कुत्ता यानी राहुल गांधी का पालतू कुत्ता टेबल पर आता है और हमारे सामने कॉमन प्लेट में जो बिस्किट रखे थे उससे बिस्किट उठा लेता है। हेमंता कहते हैं कि मैं उम्मीद कर रहा था कि राहुल इस झगड़े के बारे में कुछ बोलेंगे कि आप लोग इस तरह से बहस मत करिए, लेकिन उन्होंने मेरी तरफ देखा और हंसे कि अरे ये तो कुत्ता उठाकर ले गया बिस्किट। अब मैं चाहता था कि वो किसी को बेल मारकर बुलाएं और कहें कि प्लेट चेंज करो। प्लेट चेंज नहीं हुई। मैं हैरान रह गया, ऐसे कैसे देश चलेगा। मैं आते आते उन्हें बोलकर आया, राहुल जी धन्यवाद, आपने मुझे इतना काम करने का मौका दिया। ये हेमंता का बयान है। आपने सीपी जोशी का नाम सुना। सीपी जोशी भी हेमंता की तरफदारी कर रहे थे, लेकिन गांधी परिवार के दरबार में गोगोई परिवार का रसूख तब तक इंटैक्ट था। हेमंता और राहुल की इस मुलाकात का कोई नतीजा नहीं निकला। इसके बाद 2017 में जब राहुल गांधी ने एक ट्वीट में अपने कुत्ते पीडी का जिक्र किया तो हेमंत का फिर बयान आया और उन्होंने कहा कि मैंने पहले ही बताया था, हम लोग असम के गंभीर मुद्दे पर राहुल गांधी से मिलने गए थे, लेकिन वो अपने कुत्ते को खाना खिलाने में व्यस्त थे। आज इस ट्वीट से ये जाहिर भी हो गया। खैर, हेमंता अपनी नई पार्टी के स्टैंड के मुताबिक अपने पुराने नेता पर तंज कसने से क्यों ही चूकते। लेकिन असल कहानी है क्या? हेमंता भाजपा में कैसे आए? द कैरावन मैगजीन की एक स्टोरी में हेमंता के भाजपा में आने से जुड़े किस्से का जिक्र है। अक्सर कहा जाता है कि उनको भाजपा में लाने वाले शख्स थे राम माधव, लेकिन पत्रकार कौशिक डेका बताते हैं कि असल में वो शख्स थे अगस्त 2014 से नवंबर 2015 तक असम भाजपा के अध्यक्ष रहे सिद्धार्थ भट्टाचार्य। हुआ यूं कि राम माधव ने हेमंता को भाजपा में लाने की जिम्मेदारी सिद्धार्थ को दी। सिद्धार्थ को हेमंत से बातचीत में अंदाजा हुआ कि वो अब कांग्रेस में अच्छा महसूस नहीं कर रहे, लेकिन ये भी सत्य है कि वो भाजपा में अपने भविष्य को लेकर काफी सोच विचार में थे। सिद्धार्थ ने कैरावन रिपोर्टर कृष्ण कौशिक से बात करते हुए कहा था, मैं ये जान गया था कि शर्मा काफी होशियार हैं, महत्वाकांक्षी भी, उनके पास बहुत सारा समर्थन था, पैसा भी। राज्य के दो बड़े मीडिया ब्रांड नियोमिया वार्ता और न्यूज लाइव, दोनों में हेमंता का अच्छा प्रभाव था। ये सारी बातें उनके पक्ष में थी। इन्हीं वजहों से भाजपा हेमंत को हर हाल में पार्टी में लाना चाहती थी। जुलाई 2015 में सिद्धार्थ हेमंता को लेकर दिल्ली गए। ये तय था कि वहां जाकर हेमंता भाजपा ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन हेमंता की तरफ से किसी विश्वस्त ने ये बात लीक कर दी और बात पहुंच गई गुवाहाटी। सर्बानंद सोनोवाल, जो उस समय असम में भाजपा के मुखिया भी थे और नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मंत्री भी, उनके खेमे में हड़कंप मच गया। सोनोवाल ने किरण रिजिजू के साथ आनंद फानंद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सर्बानंद ने क्या किया किरण रिजिजू के साथ?
उस वक्त तक कांग्रेस में रहे हेमंत बिश्व शर्मा उनका नाम लेकर लुई बर्जर केस के कंटेक्स्ट में गंभीर आरोप लगाए। ये एक ऐसा केस था जिसमें कथित तौर पर अमेरिका की कंपनी ने भारत में अपने प्रोजेक्ट पास कराने के लिए कई नेताओं को घूस दी थी। गोवा और असम में वाटर प्रोजेक्ट के सिलसिले में इस घूस को दिए जाने के इल्जाम सामने आए थे। बात यह भी आई कि मंत्रियों को पैसा दिया गया और इसी को लेकर हेमंता पर आरोप लगे और उस वक्त उनका भाजपा में आना टल गया। अब हेमंता के लिए स्थिति नाजुक हो चुकी थी। वो कांग्रेस से करीब करीब पल्ला झाड़ चुके थे और भाजपा में आने से पहले ही विवाद हो गया। माया मिली न राम वाली स्थिति दिख रही थी। कुछ दिनों बाद हेमंता और सिद्धार्थ मिलने गए अमित शाह से, जो उस वक्त भाजपा के अध्यक्ष थे। और जानकार कहते हैं कि शाह ने कहा कि ये तो गलती हुई है प्रेस कॉन्फ्रेंस के संदर्भ में, लेकिन गलती हुई है तो उसका समाधान भी है। शाह का इतना कहना था और कुछ ही दिनों के अंदर हेमंत बिश्व शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। 21 अगस्त की तारीख थी, यानी सोनोवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ठीक एक महीने बाद। हालांकि हेमंता के भाजपा में आने के बाद उनके और सोनोवाल के बीच की इक्वेशन अच्छी रही। कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। सोनोवाल बहुत कुशल मैनेजमेंट और संगठन वाले आदमी नहीं थे, इसलिए उन्हें हेमंता की जरूरत थी। और हेमंता कांग्रेस में बगावत करके भाजपा में आए थे, इसलिए उन्हें सोनोवाल की जरूरत थी। दोनों साथ हो लिए। 2016 में होने वाले चुनाव के लिए उन्हें पार्टी का संयोजक बनाया गया। इसके बाद की कहानी तो सब जानते हैं। कांग्रेस 26 सीटों पर सिमट गई और बीजेपी के खाते में 60 सीटें आईं। और रही बात लुई बर्जर केस की, तो लल्लन टॉप को दिए इंटरव्यू में हेमंता ने इस मुद्दे पर अपने हिस्से का बयान दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वालों से मैं पूछता हूं कि मेरा नाम कहां है इस केस में। जो भी काम दिया गया था वो गोगोई साहब के दस्तखत से दिया गया था, ना कि मेरे। मैं तो कोर्ट में भी गया, गोगोई साहब के खिलाफ मानहानि का केस भी किया। कोर्ट ने गोगोई साहब से पूछा कि हेमंता का नाम कहां है, वो जवाब देने में फेल हो गए। और अब जब बात हो ही रही है इल्जामों की, तो बताते चलें कि हेमंत बिश्व शर्मा का नाम शारदा चिट फंड घोटाले में भी आया और इस पर भी उनका जवाब सुन लीजिए। वो कहते हैं कि मेरा नाम कहाँ है, ममता बनर्जी मेरा नाम लेती हैं, लेकिन उनके तो खुद के ऊपर आरोप है। सीबीआई ने चार्जशीट में मेरा नाम प्रोसिक्यूशन विटनेस में डाला था, तब मैं कांग्रेस में था। वो कागज़ लेकर मैं सोनिया गांधी के घर गया कि देखिए मैडम, मैं विटनेस हूँ, आरोपी नहीं। सोनिया जी ने कहा 2 महीने रुक जाओ। मैंने कहा बिल्कुल 3 महीने रुक जाता हूँ। मैं 3 महीने बाद गया तो सोनिया जी ने कहा राहुल जी से मिल लो, और फिर वही कहानी। तो इन सब कहानियों के बाद 2016 में असम के चुनाव होते हैं, बीजेपी जीतती है। इस जीत के बाद क्या हुआ और हेमंता जब शामिल हुए तब बीजेपी में अंदर खाने क्या हुआ, रजत सेठी, अभी हमने आपसे उनका जिक्र किया, वो बताते हैं कि जब हेमंता अपने 10 विधायक लेकर भाजपा से जुड़े तो बीजेपी के एक खेमे में इसे लेकर आम सहमति नहीं थी। लोकल लेवल पर भी नेताओं में ये इंप्रेशन था कि किसी की पैराशूट लैंडिंग करा दी गई। उसके बाद जब हेमंता को चुनाव में संयोजक भी बना दिया गया, तब बात नए सिरे से उठने लगी। भाजपा में उस वक्त एक बात बड़ी चर्चित थी कि असम में रावण अपने 10 सर के साथ आ गया है। हेमंता और उनके 10 विधायकों के लिए इस रूपक का इस्तेमाल होता था। लेकिन हेमंता ने भाजपा के इस अंदरूनी असंतोष को अपने मैनेजमेंट और पर्सनल लेवल पर जो संबंध रहे उनके दम पर मैनेज किया, और इसमें बड़ी मदद आरएसएस से भी मिली। उनके पार्टी में आने के बाद प्रद्युत बोरा ने पार्टी छोड़ी। प्रद्युत ने कैरेवन रिपोर्टर कृष्ण कौशिक से कहा था कि सिद्धार्थ भट्टाचार्य ने बीजेपी के रिमोट कंट्रोल की तरफ से आया मैसेज हम सबको साफ बता दिया था कि हेमंता का रास्ता ना रोका जाए। हेमंत बिश्व शर्मा के लिए कहा जाता है कि वो 360 डिग्री की पॉलिटिक्स करते हैं, सबको अपने में समा लेते हैं। ये पार्टी या वो पार्टी किसी से बैर नहीं। क्या वाकई ऐसा है? असम चुनाव 2021 से पहले लल्लन टॉप ने कुछ ऐसी ही बात पूछी एआईयूडीएफ के अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल से, जो इस चुनाव में भाजपा के कतई विरोधी धड़े में थे। और अजमल ने क्या कहा, हेमंत बिश्व शर्मा बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमारी दोस्ती पॉलिटिक्स में आने से पहले की है। दुश्मन के अंदर भी कुछ अच्छी क्वालिटी है तो उसकी तारीफ करनी पड़ेगी। आज के असम में हेमंत की बात अलग है। आज भी वो कहता फिर रहा है कि जो आंसू से निकला है वो भी मेरा है, अकुल गोगोई भी मेरा है। कितने लोग उसके पैसे पर लड़ रहे हैं हमको भी नहीं पता। हमारी पार्टी में भी हो सकता है कि किसी ने मदद ली हो उसकी। वो दोस्तों का दोस्त है, दुश्मनों का दुश्मन। जब तक कांग्रेस में था उससे हमारी दोस्ती थी, जब से उसने गेरुआ कपड़ा पहन लिया हमारे रास्ते अलग हो गए। अजमल ने ये टिप्पणी की तो हमने हेमंता से पूछा था और उनका जवाब था कि ये बदरुद्दीन अजमल की बहुत दिनों से तमन्ना है कि वो मुझको सीएम देखना चाहते हैं, उनकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन उनके सपोर्ट से मुझे सीएम नहीं बनना है। मेरे उनसे निजी संबंध हैं। उन्हें कोविड हुआ तो 10 बार मैंने फ़ोन भी किया, लेकिन मेरी और उनकी विचारधारा मेल नहीं खाती। पर ये जो निजी संबंध वाली बात है, इस बात में बड़ा दम है और विपक्षी पार्टियों के नेता इससे बड़े हलकान भी रहते हैं। कहा जाता है कि ये कॉटन कॉलेज की पॉलिटिक्स का डीन है। हालांकि हेमंता की बात हुई, बदरुद्दीन का जिक्र आया,
तो उस बात का भी जिक्र आएगा इस पॉलिटिकल किस्से में, जिसे हिमंता की अपनी इमेज चेंज करने की कवायद माना जाता है ताकि वो ज़्यादा संघप्रिय हो जाएं। और इस कवायद के केंद्र में है मियाँ मुस्लिम और मुस्लिम की बहस। भाजपा में आने के बाद ये बहस उनके राजनीतिक आधार को मजबूत करने में एक रोल अदा करती है। हिमंता कहते हैं कि सभी मुस्लिम मियाँ नहीं हैं, लेकिन सभी मियाँ मुस्लिम हैं। अब ये फ़र्क क्या है? एक असम में सामान्य मुस्लिम है, उनके हिसाब से जो गरीब है उन्हें आर्थिक सामाजिक मदद चाहिए, हम उनके साथ हैं। दूसरा वर्ग है असम के मुसलमानों का, जिनका असम पर उतना ही अधिकार है जितना हमारा। लेकिन तीसरे आते हैं जो असम के कल्चर को चैलेंज करना चाहते हैं। ये लोग एक नई भाषा निकालते हैं जिसे इन्होंने नाम दिया मियाँ लैंग्वेज। ये मियाँ म्यूजियम बनाने की कोशिश करते हैं, ये कविता लिखते हैं, मियाँ पोइट्री। मियाँ भाषा असल में असमी भाषा और बंगाली भाषा का मिक्स है। दरअसल असम में भाषा की, संस्कृति की, अस्मिता की एक लंबी लड़ाई है। असमी बोलने वाले और दूसरी भाषा बोलने वालों के बीच संघर्ष भी रहा है। इसमें बांग्ला बोलने वाले तमाम लोग हैं, जिनसे किसी का कहीं बैर दिखता है, कहीं नहीं दिखता। गुवाहाटी से नीचे आने पर आपको बांग्ला आबादी बड़ी मात्रा में मिलेगी। छोटे छोटे पॉकेट में बांग्ला भाषी कई जगह बसे हैं। लेकिन बांग्ला मुस्लिम, या और आसान करें तो बांग्लादेशी मुस्लिमों के लिए हवा विपरीत है। और यही भेद मुस्लिम और मियाँ मुस्लिम का है जो हिमंता बताते हैं। और इसी के आधार पर उन्होंने अपनी राजनीति को नई पॉलिशिंग दी। और इसी डिबेट के दम पर हिमंता ने सीए के मुद्दे को चुनावी फैक्टर बनने ही नहीं दिया, क्योंकि पर्यवेक्षक मानते हैं कि ये फैक्टर बनता तो बीजेपी को 2021 में नुकसान होता। किस फैक्टर की बात कर रहे हैं हम? इंडिया टुडे के रिपोर्टर कौशिक डेका बताते हैं कि सीए फैक्टर बनता भी तो कैसे। एक इंसान ये सोच ले कि मैं सीए की वजह से बीजेपी को वोट नहीं दूंगा, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस थी जिसने बदरुद्दीन अजमल की पार्टी से गठबंधन कर रखा था, तो लोग उधर से भी बिद गए। अब ये लोग जिस भी तीसरे मोर्चे को वोट देंगे तो समझ लीजिए कि वो वोट कांग्रेस का था जो तीसरे मोर्चे को गया, और भाजपा को नुकसान नहीं हुआ। हम हिमंता के राजनीतिक बारीकियों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें कई तरह की बहस शामिल होती हैं। एक बहस आपने सुनी मुस्लिम वर्सेस मियाँ मुस्लिम। अब एक अपर असम और लोअर असम की बहस भी जान लेते हैं। रजत सेठी बताते हैं कि ये बहस क्या है। उनके मुताबिक असल में हिमंता विश्व शर्मा के पूर्वज वाराणसी से आए, उन्हें वहां से लाकर असम में बसाया गया। ये हिंदू ब्राह्मण है, इसलिए लोअर असम में इनकी लोकप्रियता ठीक ठाक रही, जहां अहोम आबादी कम है। अपर असम में भी अब स्वीकार्यता बढ़ी है, जहां अहोम आबादी ज्यादा है। अहोम कौन? असम में 7वीं सदी में अहोम राजा राज करते थे। अहोम वंश ने असम को हजारों बरस बचा कर रखा। मोहम्मद गोरी की सेना का भी सामना किया और मुगलों की सेना का। कभी हार भी गए तो दुश्मन को बसने और टिकने नहीं दिया। साहसी कौम। रजत कहते हैं कि अब जाकर हिमंता की इस अहोम कम्युनिटी के बीच पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, लेकिन कौशिक डेका इससे इतर राय रखते हैं। वो कहते हैं कि ये जो अपर असम और लोअर असम का डिवीजन है ये दुरुस्त नहीं है। उनके मुताबिक असम और लोअर असम को जातीय आधार पर नहीं बांटा जा सकता। गुवाहाटी से नीचे जाने पर लोअर असम और ऊपर जाने पर अपर असम, इस तरह की व्याख्याएं सामने आती हैं। लेकिन ये सत्य है कि हिमंत की लोकप्रियता लोअर असम में ज़्यादा रही। लोक नीति CSDS की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2021 के चुनाव से पहले लोअर असम के 16% लोग हिमंता को मुख्यमंत्री देखना चाहते थे, जबकि अपर असम में यह आंकड़ा 6% था। मियाँ मुस्लिम और मुस्लिम की बहस के जरिए हिमंता इस गैप को पाटने में सफल रहे, ऐसा पर्यवेक्षकों का मानना है। हालांकि कई लोग इस दौरान जब उनके पॉलिटिकल ग्राफ की बात करते हैं तो कोविड मैनेजमेंट का भी जिक्र करते हैं। हम जानते हैं कि लल्लन टॉक की एक क्लिप वायरल है जिसमें उस वक्त के हेल्थ मिनिस्टर हिमंत बिश्व शर्मा ने कतई लापरवाही से भरा वक्तव्य दिया और इसको लेकर उनकी छीछल इधर भी हुई। लेकिन स्थानीय लोग बताते हैं, पत्रकार बताते हैं कि कोविड की पहली फेज में असम सरकार का प्रबंधन दुरुस्त था और इसका श्रेय हिमंता को जाता है। लोगों के बीच ये इंप्रेशन बना कि सीएए तो जब आएगा तब आएगा, लेकिन कोविड की समस्या में ये आदमी डिलीवर कर रहा है। और ये डिलीवर करने वाली जो इमेज है उसी ने हिमंत बिश्व शर्मा को राजनीति में मजबूत बनाया। चाहे गोगोई के कार्यकाल की बात हो या सर्बानंद सोनोवाल के कार्यकाल की बात, ये डिलीवर करने वाला फैक्टर ही उन्हें अहम मिनिस्ट्रीज दिलवाता रहा। एक सत्य ये भी है कि 2016 से ही मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल रहे, लेकिन बीजेपी के क्राइसिस मैनेजर हिमंत बिश्व शर्मा रहे, असम के स्तर पर भी और असम के बाहर नॉर्थ ईस्ट के दूसरे राज्यों में भी। और अब वो मुख्यमंत्री बन चुके हैं। एक महत्वाकांक्षा जिसका सार्वजनिक इजहार 10 बरस पहले हो चुका था, अब वो पूरी हो चुकी है। एक बहस ये भी आती है यहाँ कि क्या भाजपा बंगाल चुनाव हारने के चलते प्रेशर में थी कि अगर अब की हिमंता को मौका नहीं मिला तो शायद दिक्कत होगी। क्या भाजपा बंगाल जीतती तो असम की स्थिति कुछ और होती? हमने विद्वानों से पूछा
संतोष कुमार इस थ्योरी से इत्तेफाक नहीं रखते। संतोष पत्रकार हैं, लंबे समय तक बीजेपी को कवर किया है, भारत कैसे हुआ मोदीमय नाम की किताब लिखी है। उनके मुताबिक सर्बानंद सोनोवाल को संभवतः 2016 के बाद ही ये इंप्रेशन मिल गया होगा कि हेमंता का कद लगातार बढ़ रहा है। वो शैडो सीएम की भूमिका में तो थे ही। इस बार भी चुनाव जीतने पर हेमंता का मुख्यमंत्री बनना करीब तय था। दिल्ली में आलाकमान से भी इस बारे में बात जरूर हुई होगी। अमित शाह लगातार हेमंता के पक्ष में रहे, उनका जबरदस्त भरोसा है और इसका कारण भी है हेमंता की परफॉर्मेंस। कोई बात स्पष्ट तौर पर तो सामने नहीं आई, लेकिन संतोष कुमार का मानना है कि मुमकिन है कि सर्बानंद सोनोवाल को 2016 के पहले जैसी स्थिति में यानी वापस केंद्रीय कैबिनेट में बुलाने पर बात बनी होगी, क्योंकि संतोष कुमार का मानना है कि दिल्ली की लीडरशिप अब हेमंता को सिर्फ असम नहीं पूरे नॉर्थ ईस्ट के मैनेजर के तौर पर देख रही है। संतोष इस बात को भी नकारते हैं कि अगर बंगाल में नतीजे भाजपा के पक्ष में होते तो हेमंता को मुख्यमंत्री का पद नहीं मिलता। उनके मुताबिक बीजेपी ये बात अच्छे से जानती है कि हेमंता के राज्य में सभी पार्टियों से अच्छे संबंध हैं। वो जिस दिन चाहेंगे दूसरी जगह से समर्थन लेकर सरकार बनाने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए पार्टी रिस्क नहीं ले सकती थी। इंडिया टुडे के सीनियर जर्नलिस्ट राजदीप सरदेसाई इस बात को खारिज नहीं करते। वो कहते हैं कहीं ना कहीं ये बात तो थी कि हेमंता को सीएम नहीं बनाया तो वो कुछ बड़ा कदम उठा सकते हैं, क्योंकि वो पर्याप्त धैर्य दिखा चुके हैं। और एक बात और है, असम से अब तक कोई ऐसा नेता नहीं निकला जो हेमंता की तरह एग्रेसिव पॉलिटिक्स करता हो। हेमंता के इलेक्शन मैनेजमेंट को हर कोई जानता है, इसलिए भाजपा ने उन्हें 2016 के बाद दूसरी बार मुख्यमंत्री पद से दूर रखकर कोई रिस्क नहीं लिया। और इसके संकेत तभी दे दिए थे जब 2021 में सिटिंग सीएम सर्बानंद सोनोवाल को प्रोजेक्ट नहीं किया गया सीएम कैंडिडेट के तौर पर। हेमंता को बार बार नॉर्थ ईस्ट के क्राइसिस मैनेजर के तौर पर बताया जा रहा है, ट्रबल शूटर के तौर पर, और ये उन्होंने दिखाया भी है, क्योंकि 2016 के बाद सिर्फ असम नहीं दूसरे राज्यों में भी भाजपा का विस्तार हुआ। कभी पूरी की पूरी सरकार आ गई, कभी दूसरी पार्टियों के विधायक आ गए, और कभी जब विधायकों का संकट हुआ तब भी प्रबंधन हो गया। मसलन जून 2020 में जब मणिपुर में बीजेपी गठबंधन की सरकार गिरने का खतरा मंडराया तो हेमंता को रातों रात इम्फाल भेजा गया और उन्होंने मैनेज कर लिया। तो बीजेपी का ये नया नवेला नॉर्थ ईस्ट मैनेजर और अब असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, उनका भविष्य क्या होगा ये इससे तय होगा कि वो असम की राजनीति में अपने आप को कितना मजबूत कर पाते हैं, कितनी दफा चुनाव जीत पाते हैं। और एक सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि 52 साल के हैं, राजनीति के लिहाज से नौजवान हैं, तो क्या राष्ट्रीय राजनीति में नॉर्थ ईस्ट की ये मजबूत दस्तक है और इसका आगे भी विस्तार होगा? और इसका जवाब खुद हेमंता देते हैं कि दिल्ली से उनके लिए क्या संदेश है। संदेश है कि कुछ समय नॉर्थ ईस्ट में रुकिए।